दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है गांव में रहने वाले लोग। तो इन लोगों को समझते हैं किस प्रकार के लोग हमारे गांव में रह रहे थे। तो इस महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में तीन तरह के लोग रहते थे, तीन प्रकार के लोग रहते थे। तो पहले दक्षिणी हिस्से को जान लेते हैं। तो वहां पे सबसे पहला समूह था वेल्ला का। ये जो वेल्ला थे वो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था। ठीक है, वेल्ला कौन है? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को इस नाम से जाना जाता था। दूसरे थे उर्वार। अब ये जो उर्वार थे वो साधारण हलवाहे थे। उर्वार साधारण हलवाहों को कहा जाता था, जिनके पास हलें होती थी, जो दूसरों की जमीन पे जाके इन हलों से खेतों को जोता करते थे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उर्वार कहते हैं। आगे बढ़ते कदेसियार। अब ये जो कदेसियार है ये भूमिहीन मजदूर और दासों का नाम था। तो तीसरा जो समूह है वो कौन है? कदेसियार का। अब बात करते हैं हमारे देश के उत्तरी हिस्सों की। तो देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोज कहलाता था। ये पद अनुवांशिक हुआ करती थी। वंशज में ये चीजें चली आ रही थी। मतलब कि क्या है इसका? वंशज में चली आ रही है अनुवांशिक। तो देखो, एक गांव के अंदर क्या होता था? प्रधान होता था, यानी कि गांव का मुखिया होता था, और उसे हम ग्राम भोजक के नाम से जानते थे। अब वो अगर अपने पद से हटेगा तो उसके पद पे कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा बैठेगा या उसका पोता बैठेगा। तो अनुवांशिक का मतलब है कि एक ही फैमिली का इंसान उस पद पे बैठ सकता है। ग्राम भोज का प्राय बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, जो कर वसूलने के साथ साथ न्यायाधीश का, कभी कभी पुलिस का भी काम किया करते थे। तो ये ग्राम भोजिका के कार्य हैं। सबसे पहले तो वो क्या करता था? कर वसूलता था। दूसरा, ये न्यायाधीश का काम करता था। और तीसरा, ये पुलिस का भी काम संभालता था। यानी कोई गांव में चोरी कर रहा है तो उसको पकड़ने का काम पुलिस का काम, उसको सजा देने का काम यानी कि न्यायाधीश का काम, और उसे कर वसूलने का काम भी ये ग्राम भोज का करता था। आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारा समुदाय था उत्तरी भारत में, वो था स्वतंत्र छोटे कृषकों को गृहपति कहा जाता था। दूसरा जो समुदाय है वो गृहपतियों का था। और गृहपति कौन हुआ करते थे? स्वतंत्र छोटे किसान, जो कि अपनी भूमि पे ही फसलों को उपजाया करते थे। इसके अलावा दास और कामकार, जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी, आते थे। तो तीसरे अब जो हमारे ग्रुप होगा, तीसरा समूह कौन होगा? दासों का और कामकारों का। कामकार वो लोग हुआ करते थे जिनकी खुद की जमीन नहीं होती थी और इन्हें किसी और की जमीन पे जाके कार्य करना पड़ता था। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो ज्यादातर गांव में कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी रहते थे, कुछ शिल्पकार भी रहते थे, जो कि दिनचर्या की चीजों का निर्माण किया करते थे। और ये लोग कौन कौन थे? लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर। अब बात करते हैं हम तमिल रचनाओं की, जो हमारे दक्षिण भारत के लोगों के बारे में हमें पता चला। जो वेल्ला है, कदेसियार है, उर्वार है, उनके बारे में कहाँ से पता चला? तो हमें तमिल रचनाओं, जिसे हम तमिल के ग्रंथों से पता चला। और उस तमिल का ग्रंथ का नाम है संगम साहित्य। तो ये जो हमारे तमिल की रचना है उसका नाम है संगम साहित्य, जिससे हमें गांव के लोगों के बारे में पता चला कि तीन तरीके के लोग थे, उनको क्या कहा जाता था वो पता चला। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। तो इनकी रचना का साल हमें पता है कि आज से 2300 साल पहले इनको रचा गया था। आगे देखिए, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। तो संगम का अर्थ होता है हिंदी में एकजुट होना, आना, सम्मिलित होना। तो मदुरई के कवि सम्मेलनों में इनको लिखा जाता था, इनकी रचना की जाती थी। और यहाँ पे हमें एक और बात लिखी गई है कि जातक कथाओं का संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। संकलन मतलब एकजुट उनको बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। तो जातक के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
तो अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय।